नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय इसके प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 2। और संविधान के भाग 2 में क्या है? संविधान के भाग 2 में है नागरिकता की चर्चा है, सिटीजनशिप की चर्चा है। तो हम लोग नागरिकता को 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ये 5 भाग क्या है? तो पहले भाग में देखेंगे हम नागरिकता का सामान्य परिचय, कि नागरिकता का मतलब क्या होता है, नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है, शत्रु देश के व्यक्ति और मित्र देश के व्यक्ति, ये दोनों विदेशी है, लेकिन इन दोनों में क्या क्या अंतर है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तथा ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या है और इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखेंगे हम कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो हम हर एक आर्टिकल को सिस्टमेटिक रूप से देखेंगे कि हर आर्टिकल में नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो संविधान का अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का पावर दिया गया है। तो उस पावर का प्रयोग करते हुए संसद ने एक कानून पारित किया, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित किया जा सकता है और 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो इसमें अर्जन 5 तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड एक्वायर्ड टेरिटरी। मतलब जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा तथा भूभाग अर्जित करके। और 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति होती है: वंचित करना, स्वैच्छिक त्याग तथा बर्खास्तगी। ये हम लोग इसको डिटेल देखेंगे। फिर जो नागरिकता संबंधी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा तथा बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तथा अन्य एग्जाम के मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शरणार्थी संकट। अक्सर न्यूज में शरणार्थी संकट चर्चा में रहता है, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी या कश्मीर शरणार्थी या पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू शरणार्थी, चकमा और हेजांग शरणार्थी। तो ये शरणार्थी संकट क्या है, हम इस मुद्दे को विस्तृत विश्लेषण करेंगे। फिर एनपीआर अभी काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा है, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम देखेंगे एनपीआर का इशू क्या है और इसमें क्या क्या इशू है, क्या क्या चैलेंजेस है। फिर हम देखेंगे एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी का हम लोग चर्चा करेंगे, एनआरसी का, क्योंकि एनआरसी अभी काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा है। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन पूरे देश में देखे थे। तो ये टॉपिक्स जो है, ये तीनों मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग अपनी चर्चा को 3 भाग में बांट कर देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए हम पूरे चैप्टर को 3 भाग में बांट कर देखेंगे। पहला भाग में हम सामान्य परिचय और एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत में नागरिकता संबंधी संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या प्रोविजन किए गए हैं। और अंतिम में हम लोग अन्य वीडियो में जो मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक करके एनपीआर, एनआरसी और शरणार्थी संकट पर अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत रूप से पढ़ सके। चलिए आज एक क्लास हम शुरू करते हैं। तो मेरा जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य है वो है आपको नागरिकता से संबंधित विभिन्न कॉन्सेप्ट को समझाना। अक्सर ये हिंदी माध्यम में यह कमी रहती है कि वो हम लोग टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं और रट लेते हैं, जिस कारण रिजल्ट में बाधा उत्पन्न होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर हम देखते हैं कि ये नागरिकता होता क्या है। किसी भी देश में व्यक्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है।
पहला, नागरिक और विदेशी। किसी भी देश में व्यक्तियों के समूह को दो भाग में बांटते हैं। किस भाग में? नागरिक और विदेशी। नागरिकों और विदेशियों के अधिकार अलग अलग होते हैं। मतलब कि विदेशी की तुलना में नागरिकों को प्राप्त अधिकार ज़्यादा होता है। अब ये नागरिक होता क्या है? तो नागरिक एक समाज या समुदाय का ऐसा सदस्य होता है। नागरिक एक की समाज या समुदाय का ऐसा सदस्य होता है जिसे राजनीतिक भागीदारी से संबंधित अधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी से संबंधित अधिकार प्राप्त होता है। मतलब ये चुनाव में मतदान कर सकते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मतलब ये चुनाव में खड़ा भी हो सकते हैं। अब विदेशियों में भी दो प्रकार के विदेशी होते हैं। एक होते हैं शत्रु देश के व्यक्ति और एक होते हैं मित्र देश के व्यक्ति। शत्रु देश के व्यक्ति की तुलना में मित्र देश के व्यक्तियों को अधिकार ज़्यादा प्राप्त होते हैं। परंतु यदि हम नागरिक और विदेशी की बात करें तो नागरिकों को विदेशियों की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ पदों पर केवल नागरिक को ही नियुक्त किया जाता है। कुछ पदों पर केवल नागरिक को ही नियुक्त किया जाता है। ये पद कौन है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल। ये कुछ पद ऐसे हैं जिन पर केवल नागरिक की नियुक्ति ही संभव है। मतलब इन पदों पर विदेशियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो नागरिक होते हैं इनको चुनाव में मतदान करने एवं निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब ये एमपी, एमएलए के चुनाव में मतदान भी कर सकते हैं और चुनाव में निर्वाचन होने के लिए खड़ा भी हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ये आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 19 में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और इन सब आर्टिकल का एक्सप्लेन क्या होता है। जैसे अनुच्छेद 19 में है कि किसी भाग में जाने आने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कहीं बह जाने का आज़ादी, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब अनुच्छेद 19 के पार्ट्स है। और ये सब अधिकार विदेशी दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो बातें कही गई हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो हमको लगता है कि आप नागरिक और विदेशियों के बीच अंतर क्लियर हो गया होगा और नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। शायद आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब अक्सर आप 3 टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई का मतलब हुआ नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। दूसरा है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतवंश के लोग। और तीसरा है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। तो पहले देखते हैं कि एनआरआई क्या होता है। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब
ऐसा इंडियन जो भारत में निवास नहीं कर रहा है, वो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा है, उसे कहते हैं NRI। जैसे हम लोग के रिलेटिव्स वर्तमान में विदेशों में काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भारतीय पासपोर्ट को धारण किए हुए हैं। मतलब जहाँ भी काम कर रहे हैं उनके पास पासपोर्ट किस देश का है, तो पासपोर्ट भारत का है। किसी भी देश में जाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक आवश्यकता होता है पासपोर्ट का और एक आवश्यकता होता है वीज़ा का। पासपोर्ट कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट बेसिकली नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र है, और वीज़ा क्या है, वीज़ा एंट्री परमिशन है। तो किसी भी देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए हमको यहाँ से अमेरिका जाना हो, तो अमेरिका जाने से पहले हमारा एक पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट क्या होगा, हमारा नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र होगा कि हम भारत के नागरिक हैं। दूसरा, जिस देश में जाना है वह देश हमें वीज़ा देगा, एंट्री परमिशन देगा। तो जो NRI है यह है भारतीय, लेकिन भारत में न रहकर कहाँ रह रहे हैं, वो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं। तो NRI क्या है, NRI एक पासपोर्ट धारक व्यक्ति है, और NRI को भारत में आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक सुविधा के साथ साथ उन्हें राजनीतिक भागीदारी से संबंधित अधिकार भी प्राप्त होते हैं। किनको, NRI को। NRI जो है, जो अधिकार हमको मिलता है वो सारा अधिकार NRI को ही प्राप्त होता है। NRI कौन है, NRI भारतीय पासपोर्ट धारक व्यक्ति हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। अब समझिएगा PIO और OCI क्या है। ये दो अलग अलग स्कीम हैं। जैसे राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड में कोई पीला कार्ड होता है, कोई ग्रीन कार्ड होता है, कोई लाल कार्ड होता है। जो पीला कार्ड होता है उसको अधिकार ज़्यादा मिलता है, सरकार उसको ज़्यादा सुविधा प्रदान करती है। जिसको लाल कार्ड होता है उसको सुविधा पीला कार्ड की तुलना में कम मिलता है। बिल्कुल उसी तरह का ही कंसेप्ट है। PIO कार्ड और OCI कार्ड दो अलग अलग स्कीम हैं। तो PIO कार्ड की शुरुआत किया गया 2002 में, और OCI कार्ड की शुरुआत किया गया कब, 2005 में। ये दो अलग अलग स्कीम हैं। इस स्कीम के तहत जिन व्यक्तियों को लाभ मिलता है उनको भारत में आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। समझ पा रहे हैं। तो समझते हैं PIO किसको मिलता है, OCI किसको मिलता है। तो PIO योजना जो है शुरू किया गया 2002 में। अब PIO किसको मिलेगा, तो वह व्यक्ति जो स्वयं या उनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हैं। मतलब जो वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, परंतु पूर्व में या उसके पूर्व में वह या उसके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं। वर्तमान में क्या कहा है, वर्तमान में वह अन्य देश की नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन पहले कभी भारतीय नागरिक थे, वह थे या उनके पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, कोई भी क्या थे, भारत के नागरिक थे। दूसरा, जो कभी भारतीय पासपोर्ट धारण करता था, मतलब क्या है, अब वह किसी अन्य देश के पासपोर्ट को धारण करता है, परंतु पहले कभी वह भारतीय पासपोर्ट धारक था, या वह या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत, मतलब जो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत की परिभाषा है उसमें जन्मा हो, या 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अंग बनने वाले किसी भूक्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, वह या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में, या 15 अगस्त 1947 के बाद जो क्षेत्र भारत का हिस्सा बना है उस क्षेत्र में जन्म हुआ हो, तो वैसे क्षेत्र के व्यक्ति PIO कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद हैं कि कुछ देशों को PIO कार्ड देने से रोका गया है। ये देश कौन है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, वह देश पीआईओ कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और भारत सरकार ये जो निषेधाज्ञा की सूची है, इस सूची का विस्तार भी कर सकती है। मतलब अभी जो ये 7 देश जिनको पीआईओ कार्ड से बाहर रखा गया है, भारत सरकार चाहे तो इसमें 7 देश से इसके बढ़ाकर 10, 12, 15 भी कर सकती है। ये भारत सरकार का पूरी तरह अधिकार है। तो पीआईओ कार्ड उनको मिलेगा जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या जो क्षेत्र भारत के आज़ादी के बाद भारत के हिस्सा बने हैं, या फिर वह या उसके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं। मतलब वर्तमान में तो वह किसी अन्य देश के नागरिक हैं, परंतु वह या उसके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं, या फिर वह कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया करता था। अब क्या है, अब उसके पास किसी विदेशी पासपोर्ट है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वह व्यक्ति पीआईओ कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है। कहाँ? भारत सरकार के पास में। अब यदि किसी को पीआईओ कार्ड मिलता है तो उसे कौन कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो यदि किसी को पीआईओ कार्ड प्राप्त होता है तो 15 वर्ष तक भारत में यात्रा कर सकता है। मतलब 15 वर्ष तक भारत में यात्रा करेगा तो उसे वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद यदि एकल यात्रा में 180 दिन रुकता है तो उसे किसी भी वेरिफिकेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। परंतु यदि एकल यात्रा में 180 दिन के बाद पुनः रुकता है तो उसे 180 दिन पूरने के 30 दिनों के भीतर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जिनको पीआईओ कार्ड मिलता है उन्हें एनआरआई के समान ही आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक सुविधा प्राप्त होती है। परंतु इससे कुछ अपवाद हैं कि जो पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति हैं इनको कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे ये एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, बागानी, कृषि या बागानी भूमि को नहीं खरीद सकते हैं और इन्हें एनआरआई के समान राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है किन्हें? पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति को। तो पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति 15 वर्ष तक भारत में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। एकल यात्रा में वह 180 दिन ठहर सकता है। यदि उसे 180 दिन से ज़्यादा दिन ठहरना है तो उसे 30 दिनों के भीतर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास में या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास में अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा और उसे एनआरआई के समान ही आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक सुविधा का लाभ मिलेगा। परंतु कुछ अपवाद है जो पीआईओ को नहीं दिया गया है कि वह एग्रीकल्चर लैंड तथा बागानी लैंड को नहीं खरीद सकता है तथा उसे राजनीतिक अधिकार भी प्रदान नहीं किया गया है। हमें लगता है कि पीआईओ आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस स्कीम की शुरुआत दिसंबर 2005 में किया गया। अब कौन से व्यक्ति ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है? तो वह व्यक्ति कोई विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने हेतु पात्र था। वह व्यक्ति जो जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक बनने हेतु पात्र था या 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत का नागरिक था। मतलब या तो नागरिक बनने के लायक था या नागरिक था, या 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का हिस्सा बने क्षेत्र में निवासित था।
ऐसा क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना है, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये सब 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना है। तो ऐसे व्यक्ति ओसीआई कार्ड के पात्र है। इन सब क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वह ओसीआई के लिए पात्र है, बशर्ते संबंधित देश के नागरिकता संबंधी कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति प्राप्त हो। मतलब जिस देश में, जो देश में दोहरी नागरिकता की अनुमति प्राप्त हो और वह वहाँ के कोई भारतीय वंशी लोग इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो वह ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है। कौन दे सकता है? कि जो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था, या फिर 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत का नागरिक था, या फिर 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो क्षेत्र भारत का हिस्सा बना है उसमें निवासित था। तो ये सब के लोग ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ओसीआई कार्ड धारक को कौन कौन सा लाभ प्राप्त होगा? तो ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति आजीवन भारत की यात्रा कर सकता है, मल्टीपल टाइम मल्टीपल पर्पस के लिए। उसे ये 6 महीने का रजिस्ट्रेशन से भी मुक्त रखा गया है। मतलब वह जितना बार चाहे उतना भारत की यात्रा कर सकता है, जिस उद्देश्य के लिए चाहे उस उद्देश्य के लिए भारत आ सकता है, और उसे हर 6 माह पर FRRO के पास या FRO के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा। अब एक विवाद उठा कि PIO और OCI में ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है। तो भारत सरकार ने 2015 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके PIO और OCI कार्ड का विलय कर दिया, और जो PIO का जो OCI कार्ड है इसको जो लाभ मिल रहा था वही लाभ PIO को भी दे दिया गया। इसका मतलब जो लाभ OCI पा रहा था अब वही लाभ किसको दे दिया गया है? PIO को। मतलब PIO कार्ड धारक व्यक्ति अब आजीवन भारत की यात्रा कर सकता है, मल्टीपल एंट्री कर सकता है, उसे 6 माह के रजिस्ट्रेशन से भी छूट रखा गया है। परंतु जो अपवाद था, यह अपवाद ध्यान रखिएगा OCI के लिए भी है। OCI भी भारत में एग्रीकल्चर लैंड या बागानी भूमि नहीं खरीद सकता है, और OCI को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो जो प्रतिबंध था वह प्रतिबंध अभी भी है। मतलब या तो PIO कार्ड धारक व्यक्ति हो या फिर OCI कार्ड धारक व्यक्ति हो, दोनों को न राजनीतिक अधिकार दिया गया है और न ही यह व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड तथा बागानी भूमि खरीद सकता है। समझ पा रहे हैं? तो प्रतिबंध अभी भी है। इसके अलावा कई सारे और प्रतिबंध है कि वो ऐसे क्षेत्र में शोध करने चाह रहा है जो प्रतिबंधित है, तो वैसे क्षेत्र में शोध करने से पहले अनुमति लेना पड़ेगा। कुछ और प्रतिबंध है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है जो आपको हमने बोर्ड बताया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संविधान में नागरिकता के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रोविजन है उसको पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में नागरिकता से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।